नमस्ते। आरटीआई कानून का मकसद तो है पारदर्शिता लाना, लेकिन क्या हो अगर आपकी जानकारी की खोज किसी और की प्राइवेसी पर एक तरह से हमला कर दे? या मान लीजिए किसी कंपनी का कोई बिजनेस सीक्रेट लीक हो जाए। क्या पारदर्शिता की भी कोई सीमा होती है? और यही यही आज की हमारी चर्चा का बिल्कुल केंद्र है। आरटीआई कानून सिर्फ जानकारी देने के बारे में नहीं है। ये एक बहुत ही सोचा समझा संतुलन भी बनाता है। बिल्कुल। और आज हम आरटीआई एक्ट के 3 ऐसे ही सेफ्टी वाल्व या कह सकते हैं संतुलन बनाने वाली धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे। धारा 9, 10 और 11। हाँ, धारा 9, 10 और 11 ये वो नियम हैं जो असल में तय करते हैं कि जानकारी मिलने और ना मिलने के बीच की वो जो महीन रेखा है वो कहाँ है। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं धारा 9 से। इसका शीर्षक है कुछ मामलों में पहुंच से इनकार करने के आधार। इसको अगर बहुत सरल शब्दों में कहें तो ये धारा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ को एक खास वजह से जानकारी देने से मना करने की इजाजत देती है। और वो खास वजह क्या है? वो वजह है कॉपीराइट का उल्लंघन। यहीं पर मेरा पहला सवाल आता है। देखिए, आरटीआई एक्ट की धारा 8 में तो पहले से ही कई कारण दिए गए हैं कि जानकारी क्यों नहीं दी जा सकती, जैसे देश की सुरक्षा है, विदेशी संबंध है, वगैरह वगैरह। तो फिर धारा 9 में सिर्फ कॉपीराइट को इतनी अलग से खास जगह क्यों दी गई? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और ये इस धारा के बिल्कुल दिल तक जाता है। देखिए, धारा 9 का जो दायरा है वो बहुत ही संकरा और विशिष्ट है। ये सिर्फ उस कॉपीराइट की बात करती है जो किसी निजी व्यक्ति का हो या किसी संस्था का हो, सरकार का नहीं। अच्छा, मतलब अगर सरकार ने किसी कंसल्टेंट से कोई रिपोर्ट बनवाई है और उस रिपोर्ट का कॉपीराइट उस कंसल्टेंट के पास है, तो आरटीआई के तहत उसे नहीं मांगा जा सकता? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सोचिए किसी लेखक ने सालों की मेहनत से एक किताब लिखी है या किसी कंपनी ने एक अनोखा सॉफ्टवेयर बनाया है। हाँ, ये उनकी बौद्धिक संपदा है, उनकी प्रॉपर्टी है एक तरह से। ये धारा सुनिश्चित करती है कि आरटीआई कानून का इस्तेमाल करके कोई उनकी इस मेहनत को मुफ्त में पब्लिक ना करवा सके। बिल्कुल, ये उनकी निजी संपत्ति के अधिकार का सम्मान करता है। तो ये एक तरह से निजी रचनाकारों के लिए एक सुरक्षा कवच है। लेकिन अगर कॉपीराइट सरकार के पास हो तब क्या होगा? जैसे सरकार के किसी विभाग ने खुद कोई रिपोर्ट तैयार की हो। उस स्थिति में धारा 9 लागू नहीं होती। अच्छा। अगर कॉपीराइट स्टेट यानी सरकार के पास है तो वो जानकारी दी जा सकती है, बशर्ते वो धारा 8 की किसी और छूट के तहत ना आती हो। तो धारा 9 का असली मकसद बहुत साफ है। ये पारदर्शिता के अधिकार और किसी व्यक्ति की अपनी बौद्धिक संपदा पर अधिकार के बीच एक संतुलन बनाती है। का मामला हो। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? या तो सब कुछ मिलेगा या कुछ भी नहीं? मान लीजिए 100 पन्नों की रिपोर्ट में सिर्फ 2 पन्नों पर कॉपीराइट वाली सामग्री है, तो क्या पूरी की पूरी रिपोर्ट देने से मना कर दिया जाएगा? नहीं, और आपका ये सवाल हमें सीधे अगली धारा पे ले जाता है जो इसी दुविधा का इसी का समाधान करती है। अच्छा, तो वो है धारा 10, जिसका शीर्षक है पृथक्करणीयता, सेवरेबिलिटी। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा भारी है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा और बहुत व्यवहारिक है। सेवर करने का मतलब है अलग करना। ये धारा कहती है कि अगर किसी दस्तावेज का केवल कुछ हिस्सा ही ऐसा है जिसे कानून के तहत छूट मिली हुई है, चाहे वो धारा 8 के तहत हो या धारा 9 के तहत, तो पीआईओ को पूरे दस्तावेज को देने से मना नहीं करना चाहिए। हाँ। तो उसे क्या करना होगा? छिपाकर बाकी की जानकारी आवेदक को देनी होगी। अच्छा। ये कानून की जो अधिकतम प्रकटीकरण यानी मैक्सिमम डिस्क्लोजर की भावना है उसको सच करता है। ये उस सब कुछ या कुछ भी नहीं वाले रवैये को खत्म करता है। ये तो बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन असल में ये काम कैसे करता है? क्या अधिकारी बस काले मार्कर से कुछ हिस्से छिपाकर भेज देता है? नहीं। मतलब आवेदक को कैसे पता चलेगा कि उसे पूरी जानकारी क्यों नहीं मिली और क्या छिपाया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारी इस धारा का गलत इस्तेमाल करके जरूरी जानकारी ही छिपा ले? नहीं, प्रक्रिया इससे कई ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह है। जब कोई पीआईओ धारा 10 का इस्तेमाल करता है तो उसे सिर्फ जानकारी का हिस्सा काटकर भेजना नहीं होता, उसे आवेदक को एक औपचारिक नोटिस भी देना होता है। अच्छा, तो उस नोटिस में क्या क्या होता है ये जानना जरूरी है। उसमें 5 मुख्य बातें होनी चाहिए। पहली, नोटिस में ये साफ लिखा होगा कि जो रिकॉर्ड मांगा गया है उसका केवल एक हिस्सा ही दिया जा रहा है। ठीक है। दूसरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस फैसले का कारण बताना होगा।
पीआईओ को ये समझाना होगा कि जानकारी क्यों काटी गई है और वो किन तथ्यों या कानूनी प्रावधानों के आधार पर ये फैसला ले रहा है। मतलब सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि ये गोपनीय है, कारण भी बताना होगा। इससे पारदर्शिता बनी रहती है। और बाकी 3 बातें। तीसरी बात, उस अधिकारी का नाम और पद जिसने ये फैसला लिया है, ये जवाबदेही तय करता है। सही है। चौथी, अगर जानकारी के लिए कोई फीस लगनी है तो उसका पूरा विवरण। और 5वीं, जो शायद आवेदक के लिए सबसे जरूरी है, उसे उसके अपील के अधिकारों के बारे में बताना। अपील के अधिकार मतलब अगर मैं पीआईओ के फैसले से सहमत नहीं हूं तो? बिल्कुल। नोटिस में ये बताना अनिवार्य है कि आप इस फैसले के खिलाफ कहां, कैसे और कितने समय के अंदर अपील कर सकते हैं, चाहे वो उसी विभाग का कोई वरिष्ठ अधिकारी हो या सीधे सूचना आयोग। ये पूरी प्रक्रिया आवेदक को सशक्त बनाती है और उसे अंधेरे में नहीं रखती। ये सुनिश्चित करती है कि अधिकारी मनमाने ढंग से जानकारी ना रोकें। ठीक है, तो धारा 9 एक विशिष्ट ना की बात करती है और धारा 10 एक हाँ लेकिन का रास्ता दिखाती है। अब एक और जटिल स्थिति के बारे में सोचते हैं। क्या हो अगर जानकारी संवेदनशील हो, लेकिन इसलिए नहीं कि वो सरकार का रहस्य है, बल्कि इसलिए कि वो किसी तीसरे व्यक्ति या कंपनी से जुड़ी है? यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यही हमें हमारी तीसरी और आज की सबसे दिलचस्प धारा पर लाता है। वह है धारा 11, जिसका शीर्षक है तीसरे पक्ष की जानकारी, यानी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। हाँ, यह उन स्थितियों से निपटती है जहां मांगी गई जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति या कंपनी से संबंधित है जिसने उसे गोपनीय माना है। हाँ, जैसे किसी कंपनी के टेंडर के दस्तावेज जिसमें उनकी कीमतें और व्यापारिक रणनीति हो, या किसी व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट जो किसी सरकारी अस्पताल में हो। बिल्कुल, या किसी के इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी। तो यहाँ तो सीधा टकराव है। एक तरफ एक नागरिक का जानकारी पाने का अधिकार है और दूसरी तरफ किसी व्यक्ति की निजता या किसी कंपनी की व्यापारिक गोपनीयता का अधिकार। कानून इस संतुलन को कैसे साधता है? मान लीजिए मैं एक पत्रकार हूं और मुझे किसी कंपनी को मिले सरकारी ठेके की जानकारी चाहिए। अब वो कंपनी तो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी जानकारी बाहर आए। तो यहाँ पर पीआईओ किसका पक्ष लेगा? मेरे जानकारी के अधिकार का या कंपनी की गोपनीयता का? ये एक बेहतरीन उदाहरण है जो इस धारा की पूरी प्रक्रिया को समझाता है। कानून ये नहीं कहता कि तीसरे पक्ष की जानकारी दी ही नहीं जा सकती। अच्छा, लेकिन ये भी नहीं कहता कि बिना पूछे दे दी जाए। उसने एक निष्पक्ष प्रक्रिया बनाई है जिसे प्रोसीजरल फेयरनेस कहते हैं। तो क्या है वो प्रक्रिया? पीआईओ को क्या करना होगा? जब पीआईओ को ऐसा कोई आवेदन मिलता है तो उसका पहला कदम ये होता है कि आवेदन मिलने के 5 दिनों के अंदर उसे उस तीसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस भेजना होगा। इस नोटिस में बताया जाएगा कि आपसे जुड़ी ये जानकारी मांगी गई है और पीआईओ का इरादा इसे देने का है। और फिर उस कंपनी या व्यक्ति को क्या करना होता है? उस तीसरे पक्ष को नोटिस मिलने के 10 दिनों का समय दिया जाता है अपनी बात रखने के लिए। वे लिखित में या मौखिक रूप से बता सकते हैं कि ये जानकारी क्यों नहीं दी जानी चाहिए। अच्छा, तो वो अपनी दलीलें दे सकते हैं? हाँ, वे कह सकते हैं कि इससे उनकी प्राइवेसी भंग होगी या उनके व्यापार को नुकसान पहुंचेगा या ये उनका ट्रेड सीक्रेट है। तो क्या पीआईओ तीसरे पक्ष की बात मानने के लिए मजबूर है? अगर कंपनी ने ना कह दिया तो क्या बात वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, और यहीं पर इस धारा का सबसे शक्तिशाली पहलू सामने आता है, जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट की अवधारणा। जनहित? जी, पीआईओ को तीसरे पक्ष की दलीलों पर गंभीरता से विचार करना होता है, लेकिन अंतिम फैसला बड़े जनहित को ध्यान में रखकर लिया जाता है। अच्छा, तो जनहित यहाँ पर निर्णायक है। बिल्कुल, कानून साफ कहता है कि अगर जानकारी को उजागर करने में जनहित तीसरे पक्ष को होने वाले संभावित नुकसान से ज्यादा भारी है तो जानकारी दी जा सकती है। आपके पत्रकारों वाले उदाहरण पर लौटते हैं। कंपनी कह सकती है कि ठेके की जानकारी उसकी व्यावसायिक गोपनीयता है, लेकिन अगर उस जानकारी से किसी बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है या ये पता चल सकता है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, तो पीआईओ ये तय कर सकता है कि इसे उजागर करना बड़े जनहित में है। ये तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला फैसला है। हालांकि कानून में व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों के लिए कुछ सुरक्षा भी तो दी गई है। हाँ, कानून ये भी स्पष्ट करता है कि व्यापार या वाणिज्यिक रहस्य जिन्हें कानून द्वारा संरक्षित किया गया है, जैसे पेटेंट कानून के तहत, उन पर यह जनहित वाला नियम लागू नहीं होता। लेकिन बाकी मामलों में पीआईओ को ये संतुलन बनाना पड़ता है।
और इस पूरी प्रक्रिया में तो समय भी ज्यादा लगता होगा। हाँ, इसी वजह से फैसला लेने की जो सामान्य 30 दिन की समय सीमा है वो 10 दिन और बढ़कर 40 दिन हो जाती है, ताकि तीसरे पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल सके। और जब पीआईओ अंतिम फैसला ले लेता है तो क्या वो सिर्फ आवेदक को बताता है? नहीं, वो अपना फैसला आवेदक और तीसरे पक्ष दोनों को बताता है। और अगर फैसला जानकारी देने के पक्ष में होता है तो वो तीसरे पक्ष को ये भी बताता है कि उनके पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। अच्छा, ये एक बहुत ही बहुस्तरीय और संतुलित प्रक्रिया है जो हर किसी को सुनवाई का मौका देती है। तो जब हम इन तीनों धाराओं 9, 10 और 11 को एक साथ रखकर देखते हैं तो कानून की कैसी तस्वीर उभरती है? क्या है इसका बड़ा सार? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये तीनों धाराएं आरटीआई कानून को एक व्यावहारिक और न्यायपूर्ण ढांचा देती हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको दूसरे जरूरी अधिकारों और सिद्धांतों के साथ संतुलित करती हैं। जैसे धारा 9 में बौद्धिक संपदा के अधिकार का सम्मान है। धारा 10 में एक तरह से तर्कसंगतता और आनुपातिकता का सिद्धांत है कि छोटी सी गोपनीय बात के लिए पूरी जानकारी को रोकना गलत है। सही है। और धारा 11 में निजता के अधिकार और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का सिद्धांत है कि फैसला लेने से पहले संबंधित पक्ष को सुना जाए। तो इसका मुख्य टेकअवे यानी सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि ये धाराएं आरटीआई कानून को एक अंधा या कठोर हथियार बनने से रोकती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि पारदर्शिता का इस्तेमाल सोच समझकर, जिम्मेदारी से और संतुलन के साथ हो। धारा 9 एक बहुत ही संकरी लाल रेखा खींचती है। धारा 10 सुनिश्चित करती है कि जानकारी को बेवजह ना रोका जाए। और धारा 11 पारदर्शिता और निजता के बीच एक व्यवस्थित संवाद की प्रक्रिया स्थापित करती है। ये तीनों मिलकर कानून को कठोर होने से बचाते हैं और उसे जमीनी हकीकत के लिए तैयार करते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने देखा कि सूचना का अधिकार कानून सिर्फ जानकारी मांगने और देने का एक सीधा साधा नियम नहीं है। इसके अंदर संतुलन और निष्पक्षता की एक गहरी समझ छिपी है जो ये सुनिश्चित करती है कि सभी संबंधित पक्षों के अधिकारों का सम्मान हो, चाहे वो आवेदक हो, सरकार हो या कोई तीसरा पक्ष। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पारदर्शिता अपने आप में एक अकेला लक्ष्य नहीं है। इसे दूसरे संवैधानिक मूल्यों जैसे निजता, संपत्ति का अधिकार और निष्पक्षता के साथ तालमेल बिठाकर चलना होता है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर आगे विचार किया जा सकता है। और वो क्या है? हमने धारा 11 में जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट की बात की, जो किसी तीसरे पक्ष की गोपनीय जानकारी को उजागर करने का आधार बन सकता है। ये एक बहुत शक्तिशाली शब्द है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस जनहित को वास्तव में कौन और कैसे परिभाषित करता है। पीआईओ के लिए यह तय करने का आधार क्या होता है कि किस मामले में जनहित ज्यादा बड़ा है। ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि इस शक्तिशाली शब्द की आड़ में किसी की निजता या व्यावसायिक गोपनीयता के अधिकारों का अनुचित रूप से उल्लंघन न हो। इस व्याख्या की शक्ति किसके हाथ में है और उस शक्ति के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है?